हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी योद्धा सीरीज में देखने वाले हैं पॉलिटी की 12वीं क्लास, जो कि टॉपिक होने वाला है हमारा प्रधानमंत्री। तो चलिए देखते हैं कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन एग्जाम्स में बनते हैं। तो ये देखते हैं प्रधानमंत्री टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो आप इसे याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो वो राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो ये भी राष्ट्रपति हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? तो ये है कितनी भी बार, नो लिमिट है इसमें। तो एक व्यक्ति अगर चाहे तो जितनी बार वो प्रधानमंत्री बनना चाहे वो बन सकता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है कौन? प्रधानमंत्री। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत में ज़्यादातर शक्तियाँ किसके हाथ में होती है? तो प्रधानमंत्री के हाथ में होती हैं। अगला है, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये भी प्रधानमंत्री होता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। अगला है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग जो पहले चला करती थी उसका जो अध्यक्ष हुआ करता था वो भी प्रधानमंत्री है। इस समय नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि नीति आयोग के अध्यक्ष भी कौन थे? प्रधानमंत्री भी होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होता है तो कौन होता है? लोकसभा का सदस्य होता है भारत का प्रधानमंत्री। तो आप इसे याद रखेंगे कि आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री कौन होता है? तो वो लोकसभा का सदस्य होता है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जो संघीय मंत्रिमंडल की बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो वो भी प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री संघीय मंत्रिमंडल के बैठक की अध्यक्षता करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? जो है इसका आपका राइट आंसर वो प्रधानमंत्री हो जाएगा। तो संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है प्रधानमंत्री के पास। तो आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश से विकसित हुई थी? तो ये ब्रिटेन में विकसित हुई थी। तो आप इसे याद रख लीजिए कि जो सबसे पहले संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था थी वो किस देश में आई? तो ब्रिटेन में आई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है प्रधानमंत्री में। अगला क्वेश्चन है, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? तो जनता पार्टी ने दिए थे। 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री जनता पार्टी से हुआ करते थे। अगला है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये है अनुच्छेद 75 में। तो आप इसे याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो आर्टिकल 75 में ये लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो ये आपसे एज के बारे में पूछा गया है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी एज आवश्यक होनी चाहिए? तो ये 25 ईयर्स होनी चाहिए। अगला है, प्रधानमंत्री कौन बनता है? जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है उसी को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनता है? लोकसभा में बहुमत दल के नेता बनते हैं। अगला है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। तो आप इसे याद रखेंगे कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रधानमंत्री का पद है संविधान द्वारा सर्जित, मतलब कि संविधान में प्रधानमंत्री का जो विवरण दिया हुआ है प्रधानमंत्री को उसी तथ्य के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री का पद होता है संविधान द्वारा सृजित। अगला है, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा के सदस्य थे कौन थे ये? तो एच डी देवगौड़ा थे। तो आप इसे याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो एच डी देवगौड़ा थे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति थे कौन? चौधरी चरण सिंह। तो आप इनका नाम याद रख लीजिए कि लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो चौधरी चरण सिंह थे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा। तो किस व्यक्ति को देना पड़ा था? तो चौधरी चरण सिंह को देना पड़ा था। तो आप इसे याद रखेंगे कि कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा था चौधरी चरण सिंह को। अगला है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने कौन?
मोरारजी देसाई बने थे। तो आप इसे याद रखेंगे कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो राजीव गांधी थे। तो आप इनका नाम भी याद रखेंगे कि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति थे राजीव गांधी। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन कौन थे? तो वो मोरारजी देसाई थे। तो आप इन दोनों को याद रखेंगे कि सबसे कम उम्र के बारे में बात की जाए तो वो कौन थे? वो राजीव गांधी थे। और सबसे अधिक उम्र के बारे में बात की जाए कौन प्रधानमंत्री बने? तो वो मोरारजी देसाई थे। आइए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि महत्वपूर्ण अधिकारियों का मासिक वेतन है। जो भारत के उच्च पद पर आसीन है उनका जो मासिक वेतन है वो कितना होता है? तो सबसे पहले है राष्ट्रपति का मासिक वेतन, तो ये 5 लाख रुपए समथिंग होता है। फिर उसके बाद है उपराष्ट्रपति जिनका 4 लाख रुपए होता है मासिक वेतन। फिर है लोकसभा के अध्यक्ष, इनका मासिक वेतन भी 4 लाख के अराउंड होता है। फिर है राज्यपाल, इनका मासिक वेतन होता है 3,50,000 रुपए। फिर उसके बाद आते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो कि 2,80,000 रुपए है। फिर उसके बाद आते हैं सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी सारे जज हैं उनकी मासिक वेतन है 2,50,000 रुपए। फिर आता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इनका वेतन 2,50,000 रुपए है। फिर उच्च न्यायालय के ही और अन्य न्यायाधीश, इनका वेतन 2,25,000 रुपए है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रख सकते हैं अपने एग्जाम्स के लिए। आइए अब बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पे जो कि एसएससी एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर पूछे गए थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अगर आप 2025 एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो या फिर सिलेक्शन पोस्ट, तो आपके लिए इंग्लिश वोकेबलरी की बुक काफ़ी यूजफुल हो सकती है। ये बुक जो है वो ई बुक है, आपको इसका PDF मिल जाएगा मात्र 39 रुपीज़ में। आप अगर हमें नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर मैसेज करेंगे तो ये ई बुक आपको मात्र 39 रुपीज़ में मिल जाएगी। इस बुक में हमने दिया है आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजल वर्ब। जैसा आप सभी जानते हैं फ्रेजल वर्ब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अभी एसएससी एग्जाम्स में। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब से देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी यूजफुल बुक होने वाली है। इसमें आप देख लीजिए कि आपको सभी चीज़ें जो है, सभी टॉपिक वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखने को मिल जाएंगे और इसमें काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में सभी टॉपिक हैं। तो आपको इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपको प्री और मेंस सभी तरीके के एग्जाम्स में रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी इसमें ऐड मिलेंगे। जैसा कि सिनोनिम, एंटोनिम आप देख सकते हैं, फ्रेजल वर्ब आप देख सकते हैं, ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो सभी दिया हुआ है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि ये बुक हमारी मात्र 39 रुपीज़ में है। आप चाहें तो ये बुक आप हमसे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं, जो कि सिर्फ 39 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ये काफ़ी यूज़फुल बुक है जो आपकी एसएससी एग्जाम्स में इंग्लिश वोकेबलरी वाले जो पोर्शन है उसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सकती है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 1978 में भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो 1978 में जो थे वो मोरारजी देसाई थे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि 1978 में प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। अगला क्वेश्चन आता है, कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवारत हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी, इसमें कोई सीमा नहीं होती। एक व्यक्ति चाहे तो कितनी बार भी प्रधानमंत्री पद के लिए आसीन हो सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग का अध्यक्ष भी होता है? तो ये होता है प्रधानमंत्री। तो आप इसे याद रखेंगे कि योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। पर आप इसे याद रखेंगे कि योजना आयोग जो है वो 2014 तक जो है वो शासन में थी, पर अभी इस समय योजना आयोग को बदलकर उसका जो नाम है वो नीति आयोग के नाम पे रख दिया गया है और इस समय नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में नीति आयोग पूछा जाएगा तो आप इसे याद रखेंगे कि नीति आयोग या फिर योजना आयोग का अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, स्वतंत्र भारत में कैबिनेट के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो ये लाया गया था अगस्त 1963 में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि स्वतंत्र भारत में कैबिनेट के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो अगस्त 1963 में लाया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है, जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो है वो वर्ष कब हुआ था? तो 1889 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो हुआ था वो 1889 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी राज्यसभा सदस्य के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम जो उम्र है वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है 30 ईयर्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए क्वेश्चन, तो आप इसे याद रखेंगे कि जो राज्यसभा से प्रधानमंत्री पद के लिए जाना चाहता है उसकी जो न्यूनतम सीमा है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि ऐसे प्रधानमंत्री के संबंध में कोई उम्र सीमा जो है वो संविधान में नहीं है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको इतनी उम्र होनी चाहिए, पर ये राज्यसभा और लोकसभा से प्रधानमंत्री चुने जाते हैं तो ये इनकी उम्र सीमा होती है कि लोकसभा से अगर आप प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो आपकी उम्र 25 ईयर्स होनी चाहिए, जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं। और अगर आप राज्यसभा के लिए
मतलब राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष। तो आप इसे याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री पद के लिए कोई भी उम्र सीमा संविधान में नहीं लिखी गई है। ये जो संविधान सीमा है हम लोग जानते हैं, ये लोकसभा और राज्यसभा से लिए होती है। जैसे कि लोकसभा से अगर आपसे पूछा जाए कि अगर कोई व्यक्ति लोकसभा के लिए प्रधानमंत्री पद के लिए जाना चाहता है तो वो 25 ईयर्स का होना चाहिए लगभग, और अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा से है और वो प्रधानमंत्री पद के लिए जाना चाहता है तो वो 30 ईयर्स का होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो ये गुलजारी लाल जी नंदा जो है वो प्रधानमंत्री बने थे। तो आप इनका नाम याद रखें, गुलजारी लाल नंदा जो है वो भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी 1964 में। तो आप इसे अच्छे से याद रख लीजिए अपने एग्जाम्स के लिए। अगला है जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद निम्नलिखित में से कौन भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने? तो ऑप्शन नंबर ए गुलजारी लाल नंदा जो है वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे 1964 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की उम्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी कोई सीमा नहीं है, वो व्यक्ति किसी भी उम्र तक जो है वो सेवानिवृत्त हो सकता है। आप सभी जानते होंगे जैसे कोई व्यक्ति ऑफिस में या फिर कहीं गवर्नमेंट जॉब में काम करता है तो उसे 60 एज के बाद या फिर 65 ईयर्स के बाद रिटायर कर दिया जाता है। पर यहाँ प्रधानमंत्री के लिए कोई रिटायरमेंट नहीं है और वो सेवानिवृत्त नहीं हो सकते। जब तक वो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं, वो अपने से या फिर संविधान के द्वारा वो नहीं हटाए जा सकते। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे अधिक समय तक कार्य किया था? तो वो कौन थे? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू थे। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि इनमें से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे अधिक समय तक कार्य किया? तो जवाहरलाल नेहरू। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे अधिक समय तक कार्य किया है। इन्होंने 16 वर्ष 286 दिन तक भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन किया है। आप इसे याद रखेंगे कि ये 16 साल तक, लगभग 16 साल तक प्रधानमंत्री के पद पर आसीन थे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं तो कौन से नंबर के थे जब ये 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने? तो ये 14वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। तो आप नरेंद्र मोदी जो है वो भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं जब इन्होंने 26 मई 2014 को भारत में प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनकी हत्या कर दी गई थी तो वो कौन थे? वो इंदिरा गांधी थी। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनकी हत्या कर दी गई थी तो वो इंदिरा गांधी थी। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि इनकी हत्या कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1964 को नई दिल्ली में हुई थी और उनके आवास पर हुई थी। तो आप इसे याद रखें कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जो थे वो इंदिरा गांधी थी जिनकी हत्या कर दी गई थी 31 अक्टूबर 1984 को नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। तो आप ये याद रखेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म गांधी जी के साथ, मतलब गांधी जी की डेट के साथ 2 अक्टूबर के साथ हुआ था। तो आप इसको गांधी जी से रिलेट करके याद कर सकते हैं कि उनका भी जन्मदिन जो है वो 2 अक्टूबर को आता है और लाल बहादुर शास्त्री का भी 2 अक्टूबर को आता है। अगला क्वेश्चन आता है, लाल बहादुर शास्त्री डैश से डैश तक भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तो इसमें आपको बताना है कि लाल बहादुर शास्त्री का जो प्रधानमंत्री का टाइम पीरियड था, कार्यकाल था, वो कब से कब तक था? तो ऑप्शन नंबर ए 1964 से 1966 तक था। तो आप इसे याद रखेंगे कि 1964 से 1966 के बीच तक भारत के वो प्रधानमंत्री बने थे लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल 13 दिनों तक रहा था? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अटल बिहारी वाजपेयी का जो कार्यकाल है वो 13 दिनों तक रहा था। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं कि भारत रत्न से सम्मानित जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी 3 अलग बार जो है वो प्रधानमंत्री बने थे, 3 अलग बार प्रधानमंत्री बने थे। पहली बार है जो कि 1996 में 63 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने थे। इसके अलावा 1989 से 1990 तक, फिर उसके बाद है 1999 से 2004 तक भारत के वो प्रधानमंत्री रहे थे। तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए अपने एग्जाम्स के लिए। तो आपने याद रखा कि निम्नलिखित में से किस भारतीय जो है प्रधानमंत्री का कार्यकाल 13 दिनों तक था? तो अटल बिहारी वाजपेयी का था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे? तो ऐसा कौन सा टाइम पीरियड था जब मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे? तो ऑप्शन नंबर बी 1967 से 1969 तक। तो आप इसे याद रखेंगे कि मोरारजी देसाई जो है वो भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे 1967 से 1969 तक। आइए दोस्तों देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आइए देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, वो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था?
तो वो कौन थे? ऑप्शन नंबर सी चौधरी चरण सिंह थे। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि वो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही अपना त्यागपत्र दे दिया था, तो वो चौधरी चरण सिंह थे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है तो कौन? राष्ट्रपति के प्रति। तो आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो मंत्रिमंडल का गठन करता है सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण। तो आप इसे याद रखेंगे कि मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री। तो आप इसे याद रखेंगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ऑप्शन नंबर बी लोकसभा के प्रति। तो आप इसे याद रख लीजिए कि संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय राजगढ़ में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण निम्नलिखित में से किसके पास होती है? तो ऑप्शन नंबर डी मंत्रिपरिषद के पास होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेवार होती है? तो ऑप्शन नंबर सी लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो ये विचार करते हैं मंत्रिपरिषद से रिलेटेड है ये। तो आप इसे याद रखेंगे कि आर्टिकल 74 और 75 जो है वो मंत्रिपरिषद से विचार करते हैं, मतलब कि उनके बारे में बताते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? तो ये कौन थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जिन्होंने मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाले पहले मंत्री बने। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जॉन मथाई थे। तो आप इसे याद रखेंगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई थे। अगला क्वेश्चन आता है, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हो गई है? तो 3 प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई है जो अपने पद पर विराजमान थे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी 3 स्तर के मंत्री होते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो 3 स्तर के मंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री करते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत के विवेचित करता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? तो आर्टिकल 75 है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा उनके पदच्युत मतलब उनके पद के बारे में कौन बताता है आर्टिकल? तो आर्टिकल 75 है जो है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा उनके पद से रिलेटेड चीज़ों को दर्शाता है भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? ऑप्शन नंबर बी 6 महीने तक रह सकता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना भी केंद्र की कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? तो 6 महीने तक रह सकता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रहे गए हैं? तो ये ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी के खिलाफ रहे थे। तो आप इसे याद रखेंगे कि अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रहे गए थे? तो इंदिरा गांधी के खिलाफ। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत की मंत्रिपरिषद रखती है? तो आप इसे याद रखेंगे कि ऑप्शन नंबर डी विश्वास प्रस्ताव हो जाएगा। तो आप इसे याद रखें कि कौन सा एक प्रस्ताव भारत की मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो वो विश्वास प्रस्ताव होता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधेयी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए संसद का विघटन। तो संसद का विघटन जो है वो एक प्रशासन पर विधेयी नियंत्रण का एक साधन नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो कितनी हो सकती है? ऑप्शन नंबर बी लोकसभा के कुल सदस्य की संख्या का 15% हो सकती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि संघीय प्रधान जो मंत्रिपरिषद है वो सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% हो सकता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा,
स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कितने सदस्य थे, मतलब प्रधानमंत्री को मिलाकर कुल कितने लोग थे मंत्रिपरिषद में? तो ऑप्शन नंबर सी 36 लोग थे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो वो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो आप इनको याद रखेंगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में स्वतंत्र के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत की स्वतंत्रता के पश्चात मतलब स्वतंत्रता के बाद जो प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री था वो कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब थे जो कि कानून मंत्री बनाए गए थे स्वतंत्र भारत के बाद। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है 25, जो कि है भारत का वो प्रधानमंत्री जिसने एक संसद की हैसियत से संसद के उन सभी संयुक्त अधिवेशनों में उपस्थिति दर्ज कराई जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक संपन्न हुए हैं। तो वो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपने हमारी यहाँ तक वीडियो देख ली तो हमारी इस वीडियो को भी एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने आने वाले एसएससी एग्जाम्स के लिए हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही यूज़फुल वीडियो लेके आता रहता हूँ जो आपके एग्ज़ाम टाइम में आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।